मैदान में सरकारी नौकरी के लिए पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने अपने सिर के बाल कटवाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि 2018 में मराठा आरक्षण के तहत उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया था और परीक्षा में वो पास भी हो गए थे, लेकिन बाद में मराठा आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी गई और भर्तियों पर रोक लगा दी गई। लेकिन परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार तब से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बाल कटवाकर सरकार का विरोध भी किया। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के आजाद मैदान पर, जहां पर मराठा मोर्चा निकाला गया है। पिछले 10 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि इनको सरकारी नौकरी दी जाए, जो कि नियुक्ति रुकी हुई है। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि उनकी नियुक्ति केवल सरकार के ऊपर टिकी है। उनका आरोप है कि सरकार चाहे तो उन्हें नौकरी मिल सकती है। मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि आप हमारे ऊपर नियुक्ति देके हमारे ऊपर थोड़े मेहरबान होजिए। सिर्फ ये सरकार पे है, जो करेंगे वो सरकार ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। कोर्ट का कुछ भी नहीं हमारे यहाँ पे, हमारे इस पे स्टे नहीं है, कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत से नाराज घर वालों ने हंगामा कर दिया। इन लोगों ने डॉक्टर पर बच्चे के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। इस बीच कुछ और लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने भी अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा बढ़ने के बाद अस्पताल का मेन गेट बंद कर दिया गया, जिससे नाराज कुछ लोग अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं माने। लोगों ने आरोप लगाया कि खांसी की शिकायत के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। सही ट्रीटमेंट कर रहा तो पैसा जो HLG 1 रुपया नहीं छोड़ता, जो सही ट्रीटमेंट तो 40,000 HLG 40,000। कुछ देर बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराया, जिसके बाद वो अस्पताल से चले गए। निर्भया केस के दोषियों को अलग अलग फांसी दी जा सकती है या नहीं, इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी चारों दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में कुछ दोषियों की दया याचिका भी खारिज हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक बाकी दोषियों की याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती है। इस बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में जेल प्रशासन ने कोर्ट से दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की अपील की है। दिल्ली के पास ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में जारी ऑटो एक्सपो में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने खुद पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को एक बड़ी साजिश बताया। एक दिन पहले ही एक लड़की ने गणेश आचार्य के खिलाफ मुंबई के एक थाने में केस दर्ज करवाया था। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव वहां की संसद के ऊपरी सदन सेनेट में वोटिंग के बाद गिर गया। मध्य प्रदेश के धार में भीड़ की हिंसा के मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक CAB यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष चुने गए। 38 साल के अभिषेक इस पद पर काबिज होने वाले CAB के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। चेन्नई में दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता विजय के मकान पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। अभिनेता विजय टैक्स चोरी के आरोपों में घिरे हैं। गुजरात के गांधीनगर में पाइपलाइन बिछाने के दौरान अचानक जमीन धंस गई, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 5 मजदूर दब गए। इन सभी मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल की तारीफ की। यूपी के भदोही के रहने वाले यशस्वी ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में शतक लगाया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में फेक न्यूज फैलाने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई। इस शिकायत में कहा गया कि जामिया हिंसा के दौरान मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस पर डीटीसी बस में आग लगाने का झूठा आरोप लगाया था। शिरडी पहुंचे संजय दत्त ने साईं बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से जवाब मांगा। इस याचिका के जरिए यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार और नियमों के तहत क्रिकेट एसोसिएशन का गठन न किए जाने के आरोप लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के शाहीन बाग के प्रदर्शन पर किए गए ट्वीट पर विवाद हो गया, क्योंकि इस ट्वीट में उन्होंने शाहीन बाग में आत्मघाती हमलावर तैयार किए जाने की बात लिख दी और एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक महिला करबला की जंग का जिक्र करती दिखाई दी।
क्योंकि कहा जाता है कि उस लड़ाई में महिलाओं और बच्चों ने भी कुर्बानी दी थी। अपने बच्चों को हमने टिंकल टिंकल नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को बचपन से करबला का वाकया सुनाया है। पता चला हमें डराओ मत, हमारी शुरुआत सर कटाने से होती है। गिरिराज सिंह ने इसी वीडियो का हवाला दिया और अपने ट्वीट में शाहीन बाग में आत्मघाती हमलावर तैयार किए जाने की बात लिखी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने तीखे तेवर दिखाए और गिरिराज सिंह के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर सुसाइड बम्बर देश की राजधानी में बन रहे हैं तो ये गिरिराज सिंह चुल्लू भर पानी में इसको नाक रगड़ लेना चाहिए। ये कर क्या रहा है? इसको इस्तीफा देना चाहिए, इसकी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर दिल्ली में कोई भी अपराध हो रहा है उसको रोको ना, सरकार किसकी है यहाँ पे? केवल सियासी पार्टियों ने ही नहीं, शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने भी गिरिराज सिंह को खरी खरी सुनाई। जब बगैर देखे वो कैसे बोल सकते हैं? वो आए देखे, वो तो आने वाले थे, तो क्या हुआ उनका? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आने वाले थे, क्यों नहीं आ रहे हैं? हर चीज उनका मुद्दा ही बन जाता है, मजाक बना के रख रखा है उन्होंने। विवाद बढ़ा तो गिरिराज सिंह खुद सामने आए और अपने ट्वीट को सही ठहराते हुए कई दलीलें दी। वहाँ महिलाएं उस कैंपस में करबला बना रही हैं, बच्चे ठंड से मरते हैं, शहीद का दर्जा दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चे के जुबान से जहर निकल रहा है और होता क्या है? सुसाइडल बम। शिवसेना ने दिल्ली चुनाव पर बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जान लगा दी है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की हार हुई। शिवसेना ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपने 200 सांसद, बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल काम पर लगाया है। शिवसेना ने लिखा कि एक केजरीवाल ही इन सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो हवा में उड़ रहे दुश्मन ड्रोन को जाल फेंककर मार गिराएगा। खास तरह का यह ड्रोन फौजी अड्डों की हिफाजत के लिए तैनात किया जाएगा, जो कि अपनी तरफ बढ़ रहे दुश्मन के छोटे से छोटे ड्रोन को भी पहचान लेगा और उसे जाल फेंककर नाकाम कर देगा। अमेरिका के एक फौजी अड्डे में इस ड्रोन का ट्रायल भी किया गया, जहां इसने एक दुश्मन ड्रोन का पीछा करने के बाद उसे आसानी से मार गिराया। इसके लिए इस ड्रोन को एक खास तरह के रेडार और कंप्यूटर से जोड़ा गया है, जो अपनी तरफ बढ़ रहे किसी भी दुश्मन ड्रोन पर नजर रखते हैं। इनकी मदद से इस ड्रोन ने वहां उड़ रहे दुश्मन ड्रोन को पहचान लिया और उड़ते हुए उसके करीब पहुंच गया। दुश्मन ड्रोन के रेंज में आते ही इसने उस पर जाल फेंक दिया, जिसके बाद वो ड्रोन जमीन पर गिर पड़ा। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक गाड़ी अचानक बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गई। यह हादसा एक चौराहे के पास हुआ, जहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी। तभी एक बेकाबू गाड़ी वहां पहुंची और डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर ही पलट गई। गाड़ी की पलटते ही वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियां रुक गई। इसके बाद लोग तेजी से दौड़ते हुए उस गाड़ी के पास पहुंचे ताकि उसके ड्राइवर की मदद कर सके। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोग पलटी हुई गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। उनके अलावा आसपास की इमारतों से भी लोग दौड़कर वहां पहुंचने लगे। लोगों की भीड़ जुटने से थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जैम भी हो गया। इससे पहले जब वो गाड़ी पलटी, वहीं थोड़ी ही दूर पर 2 आदमी सड़क को पार करते दिखे, जो हादसे में बाल बाल बच गए। राजस्थान के 12 में गौरक्षा दल नाम के एक संगठन से जुड़े लोगों ने गौ तस्करी के आरोप में एक आदमी को पकड़कर बुरी तरह से पीट दिया। बताया गया कि इस आदमी की गाड़ी से कई गाय बरामद हुई थी, जिससे खफा लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ा और बेल्ट से पीटने लगे। इस बीच मार खा रहा आदमी लोगों से माफी मांगता रहा, लेकिन गौरक्षा दल से जुड़े लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, बुरी तरह से पीटते रहे। काफी देर तक पीटने के बाद इन लोगों ने ड्राइवर और गाड़ी को पुलिस को सौंप दिया। बताया गया कि गौरक्षा दल से जुड़े लोगों को देखते ही गाड़ी में मौजूद ड्राइवर का एक साथी फरार हो गया, जबकि ड्राइवर को इन लोगों ने पकड़ लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता वाले वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट को महाराष्ट्र के जालना में 100 एकड़ जमीन देने के मामले में उद्धव सरकार घिर गई। आरोप है कि सरकार ने कम कीमत में जमीन देने के लिए वित्त और राजस्व विभाग की रिपोर्ट को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। मुद्दा तो यह है कि शरद पवार इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल भी इस इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी हैं। मतलब जो नेता सरकार में मंत्री हैं, वो इस इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले में पूरी दाल काली बता रही है। बिल्कुल न के बराबर पैसे लेकर के जमीन देना, ये लोगों के साथ
जो टैक्स पेयर है उनके साथ अन्याय है। वो वसंतदादा इंस्टीट्यूट के नाम से जिसके मालिक तालक सब एनसीपी के लोग हैं, अब जमीन की खिलाफत आगे आगे देखो होता है क्या। हालांकि एनसीपी ने बीजेपी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। वसंतदादा इंस्टीट्यूट को किराए पे जमीन दी गई है, अगर कोई उसमें गलत तरीके से प्रचार कर रहा है तो उचित नहीं है। उद्धव सरकार ने वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट को लीज पर 100 एकड़ जमीन दी है, लेकिन विवाद की वजह यह नहीं है। असल में आरोप यह लग रहा है कि सरकार ने वित्त और राजस्व विभाग की आपत्तियों को नजरअंदाज करके यह फैसला लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुणे के वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट ने सरकार से जमीन मांगी और फिर झट से उसे जमीन दे दी गई। यह मामला 2013 में सामने आया था। तब राज्य में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी और उसी दौरान इस इंस्टीट्यूट ने 100 एकड़ जमीन मांगी थी। पर 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई और दावा है कि उसने वित्त और राजस्व विभाग की आपत्तियों पर जमीन देने से मना कर दिया और इसके बाद यह मामला दब गया। लेकिन उद्धव सरकार में इस प्रस्ताव पर फिर से चर्चा हुई और जमीन देने के फैसले पर मोहर लगा दी। लखनऊ में केंद्र सरकार के रुख से नाराज नागरिकता कानून का विरोध कर रही महिलाएं कानून वापस होने तक प्रदर्शन जारी रखने पर अड़ी हैं। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में एनआरसी पर कोई फैसला नहीं होने की बात कही थी, लेकिन नागरिकता कानून पर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। और केंद्र सरकार के इसी रुख से लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रही मुस्लिम महिलाएं नाराज हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ी हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के घंटाघर में भी पिछले 3 सप्ताह से प्रदर्शन चल रहा। महिलाएं यहां से हटने का नाम नहीं ले रही हैं और तिरंगा लगाकर वो लगातार नारेबाजी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में चल रहे इस प्रदर्शन में कई बुजुर्ग महिलाएं भी धरने पर बैठी दिखाई दी। यही नहीं, कुछ महिलाएं तो छोटे बच्चों के साथ प्रदर्शन करती नजर आईं। इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी भी की। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने धरने पर बैठी कई महिलाओं से बातचीत की, जिसमें सभी ने एक सुर में नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध किया। जब तक कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं, हम लोग का ये आंदोलन चलता रहेगा। हम शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अपना फैसला वापस ले ले, हम लोग अपने घरों को चले जाएंगे। लोकसभा में राहुल गांधी से पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अधीर रंजन चौधरी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के बहाने हल्के फुल्के अंदाज में अधीर रंजन चौधरी को भरे सदन में नसीहत दे डाली। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री का नाम पुकारा, लेकिन पीएम मोदी के बोलने से पहले गिरिराज सिंह ने भारत माता की जय का नारा लगाया। जवाब में विपक्ष ने महात्मा गांधी के जयकारे लगाकर अनंत हेगड़े के विवादास्पद बयान पर चोट की। विपक्ष के हमले हुए तो प्रधानमंत्री ने चुटकी लेने में देर नहीं की। बस इतना ही। मौका मिला तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी खड़े हो गए। अधीर रंजन ने मौका दिया तो प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले लोकसभा में दिए उनके बयान का जिक्र किए बगैर पूरी कांग्रेस को नसीहत दे डाली। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। पीएम को भाषण के बीच में विपक्ष के नेता ने टोका तो ऐसा जवाब मिला जिस पर राहुल भी मुस्कुरा पड़े। माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। अधीर रंजन की टोका टाकी के बीच प्रधानमंत्री ने अपनी बात पूरी की। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के समय कांग्रेस सांसद विप्लव ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और देश में बढ़ रही हिंसा और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार माना। आज तो मैं उपाध्यक्ष जी देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ
आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में पहले महिला पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हो गई। दावा किया गया कि इस पोस्ट ऑफिस में महिलाओं को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। वहां महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को अपने काम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कि लेडीज थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी, वो एट ईज हमसे शेयर करेगी, अच्छे से उनका काम हो जाएगा। इस पोस्ट ऑफिस में महिलाओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है, जिससे महिलाएं काफी खुश नजर आईं। अब तो हमारे लिए यहाँ बहुत आसानी हो गई है, हम लोग बिना क्यू के आसानी से अपना हर काम यहाँ करवा सकते हैं। सुशील कुमार शिंदे की बेटी और कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे ने महाराष्ट्र के हिंगण घाट में एक महिला को जिंदा जलाने वाले आरोपी को हैदराबाद रेप केस के आरोपियों की तरह सजा देने की मांग की। तर आपण सगळे तिच्यासाठी मला असं वाटतं प्रार्थना करूयात आणि लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे। ह्या मुलाला लवकरात लवकर, नाही तर हैदराबाद सारखं काहीतरी करा किंवा नाही तर त्याची लवकरात 90 दिवसामध्ये निकाल लावून त्याला सजा झाली पाहिजे, अशी आशा मी व्यक्त करते। कांग्रेस के विधायक प्रणीति शिंदे की मांग को बीजेपी से सहमत है। बीजेपी ने भी आरोपों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की अपील की है। हमारे व्यवस्था में 24 घंटे में ऐसा गोली मार देना, अपनी व्यवस्था में कानून अपने को परमिट नहीं करता, क्योंकि हर किसी को अपनी साइड रखने का अधिकार होता है। मगर ये बात सही है कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए जल्द से जल्द कोर्ट में केस चल के निर्णय होना चाहिए। केरल के तिरुवनंतपुरम में 105 साल की एक बुजुर्ग महिला 4th कक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई। जानकारी के मुताबिक कोल्लम की रहने वाली भागीरथी अम्मा ने 4th कक्षा की परीक्षा में 275 में 205 अंक हासिल किए। प्रदेश के साक्षरता मिशन के तहत पिछले साल नवंबर में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल भागीरथी अम्मा ने गणित की परीक्षा में 75 में 75 अंक हासिल कर लिए। बताया गया कि ज्यादा उम्र होने की वजह से भागीरथी अम्मा को लिखने में काफी मुश्किल होती और यही वजह है कि उन्हें इस परीक्षा के जवाब लिखने में 3 दिन का समय लग गया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई है। शाहीन बाग में पिछले 50 दिन से महिलाएं धरने पर बैठी हैं, जिसकी वजह से नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली कालिंदी कुंज सड़क बंद है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन की वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुकी है। में प्रधानमंत्री ने छोटे शहरों को न्यू इंडिया की बुनियाद बताया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे शहरों को न्यू इंडिया की बुनियाद बताया। साथ ही 2024 तक 100 और एयरपोर्ट विकसित करने का ऐलान किया। हमारे पास ऑपरेशनल 65 एयरपोर्ट थे, आज 100 को हमने पार कर दिया है। चीन में कोरोना वायरस के बाद से वहां फंसे कुछ पाकिस्तानी छात्रों ने भारत सरकार से उन्हें निकालने की अपील की। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अपील किए जाने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आया नहीं है, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जारी डिफेंस एक्सपो में शामिल हुए। यूपी के पीलीभीत पहुंची एनआईए की एक टीम ने अवैध तरीके से आए बांग्लादेश के नागरिकों की पहचान के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। एनआईए की टीम यहाँ जनपद पीलीभीत में आई हुई है, जिनसे सहयोग करने के लिए हमारे पास लिखित में पत्र आया हुआ है और हम उनका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन के नागरिकों के लिए जारी किए गए ई वीजा और सामान्य वीजा अब लागू नहीं है, लेकिन चीन के वो लोग जिनका भारत आना बेहद जरूरी है, वो वीजा के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से चीन के नागरिकों पर पाबंदी लगा दी थी। नॉर्मल वीजाज व्हिच वर इशूड टू अदर चाइनीज नेशनल्स बिफोर द एम्बेसी हैड ट्वीटेड दे स्टैंड कैंसिल्ड। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में त्रिपुरा को 329 रनों से हरा दिया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की टीम ग्रुप सी में पहले पायदान पर पहुंच गई।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि चीन से निकालकर लाए गए सभी 645 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी भी आदमी में कोरोना वायरस नहीं मिला है। चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत ने एयर इंडिया के विशेष विमान भेजकर अपने नागरिकों को वुहान शहर से निकाला था। चीन से लाए गए सभी लोगों को दिल्ली और हरियाणा के मानेसर में विशेष कैंपों में रखा गया था। इस बीच भारत ने कहा है कि वो चीन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों को भी निकालने पर विचार कर सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस तरह की मदद का कोई अनुरोध नहीं आया है। फिलहाल तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आया नहीं है, बट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम इस पर जरूर विचार कर सकते हैं। तमिलनाडु के सेलम में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। बताया गया कि कार का ड्राइवर गाड़ी चलाना सीख रहा था और तभी उसने कार का एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके बाद बेकाबू कार वहां खड़े बाइक सवारों पर चढ़ गई। इससे पहले वहां एक पीली कार सड़क के दूसरी तरफ से आती दिखी। कुछ मीटर बाद ये कार रुक गई और उसका ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ लोग भी वहां पहुंचे, जो एक मकान के सामने अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर उतरने लगे। लेकिन तभी कार बेकाबू हो गई और उसने आगे बढ़ते हुए उन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक बाइक उछलकर दूर गिर पड़ी। टक्कर लगने के बाद एक महिला कार के नीचे फंस गई, जबकि बाइक पर सवार आदमी और बच्चे भी नीचे गिर पड़े। हालांकि बच्चों को या उस आदमी को चोट नहीं आई और वो तेजी से भागकर गाड़ी के नीचे दबी महिला को निकालने लगा। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग भी वहां पहुंचे और उसकी मदद करने लगे। बाद में गाड़ी को रिवर्स कर महिला को निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने एक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि छात्रा की बात नहीं करने की वजह से उसके साथ पढ़ने वाला छात्र पिछले कई दिनों से नाराज था और मौका मिलते ही उसने छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद टीचरों ने घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान आरोपी लड़के ने भी खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया और कॉलेज की छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद स्कूल के छात्रों ने उसे भी उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। लड़की आउट ऑफ डेंजर है और लड़के का ऐसा सुनने में आया है कि वो लड़का भी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन चूंकि कूदा है तो हाथ और पैर फ्रैक्चर होने की संभावना उसकी दिख रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम भी कॉलेज में पहुंची और घटना से जुड़े सबूत जुटाए। FIR में विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी टीम गई हुई है। सेवा सदन में भी हम लोग पूरी घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया और आर्टिकल 370 के बहाने कांग्रेस पर संविधान की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया? और शशि जी, आप तो जम्मू कश्मीर के दामाद रहे, अरे उन बेटियों की चिंता करते। साथ ही पीएम मोदी ने नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन भड़काने के लिए भी विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। संविधान बचाने की बातों वालों का न, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। नागरिकता कानून के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिसकी बात हम बोल रहे हैं, उसके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्युलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनॉरिटी के बजाय सारे नागरिक ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया?
दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के बिजवासन इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग बिजवासन के अम्बेडकर कॉलोनी में एक गोदाम में लगी है, जो बढ़ते बढ़ते पहली मंजिल तक पहुंच गई है। बिजवासन में ये आग लगी है और मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं, जो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक स्कूटर पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ दिखा कि एक स्कूटर पर सवार 2 लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें तेज टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर से स्कूटर पर सवार दोनों लोग सड़क पर गिर गए, जबकि आसपास मौजूद लोग इनकी मदद के लिए वहां पहुंचे। लेकिन इस बीच टक्कर मारने वाली गाड़ी में सवार आदमी इन लोगों की मदद करने के बजाय वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने इन घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया गया कि स्कूटर पर हल्द्वानी के एक कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष सवार था, जो इस हादसे की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। पाकिस्तानी एथलीट उस्मान खान पर अपने घोड़े का नाम आजाद कश्मीर रखने पर कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है और खबरें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। उस्मान खान पाकिस्तान के इकलौते ऐसे एथलीट हैं जो घुड़सवारी में टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि जिस प्रतियोगिता में जीत हासिल करके उन्होंने अपनी जगह बनाई, उसमें उनके घोड़े का नाम आजाद कश्मीर है। ऐसे में अब अगर शिकायत होती है तो मुमकिन है उनका टोक्यो ओलंपिक्स का सफर शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बाजार में भीषण आग लग गई। अपर रोड इलाके के बाजार में 10 दुकानों में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। तो आसनसोल में बाजार में भीषण आग लगी, 10 दुकानें इसकी चपेट में हैं और इस वक्त दमकल कर्मी आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाने पीने की एक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि हादसे के वक्त दुकान में कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तभी वहां आग लग गई, जिसके बाद उन लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते वहां आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आसपास के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोगों ने दमकल विभाग को इस आग की खबर दी और उसके आने से पहले अपने स्तर पर उसे बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिस दुकान में आग लगी थी वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। हरियाणा के अंबाला में टीचरों की कमी से जूझ रहे 2 सरकारी स्कूलों में चपरासी के पद पर भर्ती हुए लोग बच्चों को विज्ञान और गणित पढ़ा रहे हैं। टीचरों की कमी से बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखने के बाद इन लोगों ने खुद बच्चों को पढ़ाने की पेशकश की थी, जिसे स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मान लिया और इन लोगों को बच्चों को पढ़ाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद ये रोजाना अपना काम पूरा करने के बाद बच्चों को विज्ञान और गणित पढ़ाने लगे। मैं वैसे एमएससी फिजिक्स हूँ और मैथ्स यहाँ पर इनको करा देता हूँ बच्चों। इससे बच्चों का भला हो जाता है और स्कूल का भी जो उन्नति है वो ज़्यादा होती है। अपने काम के साथ ही बच्चों को पढ़ा रहे इन कर्मचारियों की प्रिंसिपल ने भी तारीफ की और इनकी पढ़ाई से बच्चों को भी फायदा होने का दावा किया। वो अपने पीएन का और काम भी करते हैं, जैसे साइन करवाने, पूरा कोऑपरेट करते हैं और बच्चे भी उनको पूरा कोऑपरेट करते हैं। बड़ी इच्छा से, अपना बड़े इंटरेस्ट से बच्चों को वो टीच करते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने चेन्नई में दक्षिण भारत की फिल्मों के एक्टर के विजय, फाइनेंसर जी अनबू और एजी एंटरटेनमेंट और एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के 38 ठिकानों पर छापेमारी कर 77 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। एक्टर विजय के घर पर भी ये छापेमारी करीब 23 घंटे चली। ये छापेमारी इनकम टैक्स चोरी के सिलसिले में की गई। जानकारी के मुताबिक एक्टर विजय ने इस सिलसिले में पूछताछ भी उनसे की गई है। मणिपुर के सीएम का फुटबॉल खेलने का एक वीडियो वायरल हो गया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का फुटबॉल खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंफाल में सीएम 11 और चीफ सेक्रेटरीज 11 के बीच हुए इस मैच में एन बीरेन सिंह ने एक गोल भी किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव को फटकार लगाई और कमिश्नर से उन्हें चुनावी ड्यूटी से हटाने को कहा। इससे पहले डीसीपी राजेश देव ने बयान दिया था कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर का परिवार आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक हमले में घायल महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। रविवार को एक आदमी ने इस महिला को आग के हवाले कर दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा।
टीम इंडिया पर पहले वनडे मैच में स्लो ओवर रेट के लिए मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया। एक दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम तय समय में 4 ओवर कम फेंक पाई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली मेट्रो को चौथे फेज में यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्र में पुल बनाने की इजाजत दे दी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर कोहनी में चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए। मुंबई की सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन को एक आदमी की जान बचाने के लिए 2 किलोमीटर पीछे ले जाना पड़ा। रेलवे ट्रैक के किनारे एक घायल आदमी पड़ा था जिसे ट्रेन के गार्ड ने देखा और इसकी खबर ड्राइवर को दी, जिसके बाद ट्रेन को करीब 2 किलोमीटर पीछे ले जाया गया जहां वो आदमी गिरा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिस जगह वो आदमी गिरा था वहां कोई भी गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी और घायल आदमी को तुरंत इलाज की भी जरूरत थी। ट्रेन के जरिए उसे नजदीक के स्टेशन पहुंचाया गया और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पे पहुंची, हमारे कर्मचारियों द्वारा उस जख्मी व्यक्ति को स्टेशन के बाहर लाकर एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के सही वक्त पर लिए गए इस फैसले से उस आदमी की जान बच गई। हालांकि ट्रेन से गिरने की वजह से उसे कई जगह चोटें लगी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के नाम पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ने पर दिल्ली की चुनावी राजनीति में उबाल आ गया। इस संगठन पर नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक आंदोलन की फंडिंग करने का आरोप है और ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह संपर्क में थे। आरोप है कि संजय सिंह की पीएफआई के परवेज अहमद से मुलाकात हुई। इसके अलावा दोनों फोन और व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क में थे। यही नहीं, पीएफआई के परवेज अहमद पर पूर्व सांसद उदित राज समेत कई कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने का आरोप भी है। दिल्ली में पीएफआई का मुख्यालय शाहीन बाग में ही है और परवेज अहमद के साथ इस संगठन के कई सदस्य नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईडी की रिपोर्ट को राजनीतिक तमाशा बताया और जांच एजेंसियों को खुली चुनौती दी। ईडी के पास मेरे संबंध में या सीबीआई के पास या दिल्ली पुलिस के पास या भाजपाइयों के पास किसी क्राइम से संबंधित कोई जानकारी मेरे संबंध में है तो मुझे तत्काल गिरफ्तार करके जेल में भेजो ना। मुझे बयान देके आगाह क्यों कर रहे हो? वहीं दूसरी ओर पीएफआई का नाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़ने की खबरें सामने आते ही बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया। जो जगह जगह दंगा फैलाने के लिए पैसे दे रहे हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी का संपर्क होना, मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी का एक ऐसा स्वरूप दिखा है जिसका कभी दिल्ली कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये देश तोड़ने वाली गतिविधि में शामिल हो। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही अपने अपने घरों में नजरबंद है। फारूक अब्दुल्ला को 5 महीने पहले ही पीएसए के तहत नजरबंद किया गया था। जानकारी के मुताबिक पूर्व आईएएस से राजनेता बने डॉक्टर शाह फैजल पर भी पीएसए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। 1978 में उमर अब्दुल्ला के दादा और पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के शासनकाल में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए पीएसए कानून लाया गया था। जापान के टोक्यो में कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे एक रेस्टोरेंट ने ड्रिंक सर्व करने के लिए एक रोबोट को तैनात किया। ये रोबोट ग्राहकों को 1 मिनट से भी कम वक्त में मनचाही ड्रिंक बनाकर दे सकता है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में ये रोबोट किसी बार टेंडर की तरह काम करता नजर आया। इस दौरान उसने ग्राहकों को उनकी पसंद की ड्रिंक बनाकर भी दी। ड्रिंक लेने के बाद ग्राहक ने अपना टोकन वहां रखा, जिसे स्कैन करने के बाद रोबोट ने काम करना शुरू कर दिया और 1 मिनट के अंदर ही उसने ग्राहक को उसकी ड्रिंक बनाकर दे दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी रोबोट को काम करता देख काफी खुश नजर आए। रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी फिलहाल इस रोबोट का ट्रायल कर रही है, जिसके कामयाब होने के बाद इन रोबोट को दूसरे रेस्टोरेंट में भी तैनात किया जाएगा। आज से पश्चिम बंगाल में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव के आसार हैं। बजट सत्र से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होना है, लेकिन ममता सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जो भाषण पढ़ने के लिए दिए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। धनखड़ चाहते हैं कि वो अभिभाषण में बदलाव करके पढ़ें। ये भी बताया गया कि सोमवार को बजट पेश होने के बाद राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर भी ना करें। राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव काफी पुराना है। पिछले दिनों राज्यपाल कई बार ममता सरकार की आलोचना कर चुके हैं।
कर्नाटक में येडियुरप्पा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें उपचुनाव जीतकर आए 10 विधायकों को मंत्री बनाया गया। ये वो विधायक हैं जो 2019 में कांग्रेस और जेडीएस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्हें बेंगलुरु के राजभवन में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा भी मौजूद थे, जिन्होंने नए मंत्रियों को बधाई दी। हमने जो ये मंत्री पद दिया है, अब हमें अच्छी तरीके से संभालेंगे, ये राज्य और ये जनता की अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। येडियुरप्पा सरकार में बीजेपी के 3 पुराने विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया गया कि मंत्री पद के एक दावेदार का बीजेपी के विधायक ही विरोध कर रहे थे। हमारा रिक्वेस्ट उतना ही था, जो 3 है उन 3 में हमारा एरिया को आप कंसिडर करो, बोलकर हमारा रिक्वेस्ट था, उतना ही। निर्भया गैंगरेप केस में नया डेथ वारंट जारी करने की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने निर्भया गैंगरेप केस में पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई। इस याचिका पर कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा, जिस पर आज सुनवाई होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के मामलों में इजाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूट्यूब, गूगल और व्हाट्सएप पर बदले के लिए अश्लील और फर्जी खबरें फैलाने वाली सामग्री के जरिए इनका दुरुपयोग करने पर गंभीर चिंता जाहिर की और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाने की बात कही। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में शामिल करवाने का प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है। बड़े हैं, अग्रगण्य हैं अयोध्या के संतों में, तो रहना भी चाहिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अलवर और भरतपुर में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए, जिसमें पुलिस 15 मिनट में घटना वाली जगह पर पहुंचेगी। बिहार के बांका में ट्रक और गाड़ी की टक्कर की चपेट में आने से एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। हांगकांग में एक क्रूज को किनारे ही रोके जाने की वजह से उसमें सवार लोग जहाज में ही कैद होकर रह गए। चीन से चले इस क्रूज को ताइवान में रुकना था, लेकिन कुछ यात्रियों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद इसे वहां घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद यह जहाज हांगकांग पहुंचा, लेकिन वहां भी इसे किनारे ही रोक दिया गया और जहाज में सवार किसी भी यात्री के नीचे उतरने पर रोक लगा दी गई। रोके जाने की वजह से इस क्रूज में सवार करीब 3600 लोग समंदर में ही कैद होकर रह गए। कई यात्री जहाज में बने अपने केबिन से झांकते नजर आए। रोके जाने की वजह से कुछ यात्री गुस्से में भी दिखे। बताया गया कि जहाज में पहले से ही कोरोना वायरस के 3 मरीज मौजूद थे, जिनकी वजह से कुछ और लोग भी वायरस की चपेट में आ गए। जानकारी मिलने के बाद जहाज में मौजूद हर यात्री की जांच शुरू की गई और जांच पूरी होने तक किसी के भी जहाज से उतरने पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र में ठाणे की भिवंडी में कपड़े की रंगाई करने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में काफी मात्रा में कपड़े होने की वजह से आग तेजी से फैल गई और कुछ ही देर में उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग से उठ रहे धुएं से वहां का आसमान काला नजर आने लगा। भयानक आग की लपटों को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी। इसके कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर रखे कपड़े में आग लगने की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी तरह गाड़ी के ऊपर चढ़कर दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते रहे। आग के बुझने तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ा में पिछले 12 दिनों से चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने के मसले पर लोग आपस में बढ़ गए। इस फूट का नतीजा ये हुआ कि धरने पर बैठे लोग और धरना कराने वाले लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, जब हम अपने उद्देश्य को पा लेते हैं, तो आंदोलनकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आंदोलन को एक खूबसूरत मोड़ पे लाके उसको समाप्त करें। इस ऐलान के बाद लोग 2 धड़ों में बंट गए। एक धड़ा जिसने आंदोलन वापस लिया और दूसरा धड़ा जो अब भी आंदोलन जारी रखना चाहता है। खबरें आ रही हैं कि आज शाम को ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म होगा, वापस लिया जाएगा। देखिए, जो भी न्यूज आ रही है वो अगर आप लोग आके यहाँ देखेंगे नहीं तो न्यूज़ पे आप बिलीव नहीं करें, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करें। और ये एकदम सही बात है कि शाहीन बाग या मुंबई बाग अभी भी लाइव है।
बिल्कुल हलचल है यहाँ पे, यहाँ लोग आते जा रहे हैं और इंशाल्लाह और भी लोग आएंगे यहाँ पे। मुंबई के नागपाड़ा में 26 जनवरी से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने समुद्र के रास्ते मुंबई आने वाले चीन के नागरिकों पर रोक लगा दी है। ये कदम मुंबई को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए उठाया गया है। यह आदेश मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चीन और हांगकांग से आने वाले लोगों के मुंबई में आने पर रोक है। चीन से आने वाले जहाजों के क्रू मेंबर और यात्रियों को केवल पोर्ट पर उतरने की अनुमति है। मुंबई पोर्ट पर जांच के लिए 5 थर्मल स्कैनर भी लगाए गए हैं। अगर हमारी कोई शिप आती है जिसके अंदर कोई चाइनीज़ क्रू मेंबर है, तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर है वो शिप के ऊपर ही जाता है और वहाँ पे पहले चेक करता है। और उनका अभी क्या एक्सकर्शन वगैरह सारा बैन कर दिया गया है, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू सिटी। क्रूज साइड पे भी सेम सिचुएशन। सीबीआई ने दिल्ली सरकार में तैनात एक अधिकारी को 2 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर बताया कि गोपाल कृष्ण माधव नाम के जिस अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वो पहले उनके ऑफिस में ही तैनात था। साथ ही सिसोदिया ने आरोपी अधिकारी को सख्त सजा दिलवाने की भी अपील की है। उन्होंने लिखा कि ऐसे कई भ्रष्ट अफसरों को उन्होंने खुद पिछले 5 साल में पकड़वाया है। सीबीआई ने कल दिल्ली सरकार में तैनात जीएसटी इंस्पेक्टर गोपाल कृष्ण माधव को 2 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गोपाल कृष्ण 2015 में मनीष सिसोदिया के दफ्तर में तैनात थे। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जबकि एक दिन बाद ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। जानकारी के मुताबिक अधिकारी गोपाल कृष्ण माधव को जीएसटी के मामले में देर रात को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय लाया गया है। दिल्ली सरकार के अधिकारी की गिरफ्तारी पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि मुझे पता चला है कि सीबीआई ने जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह अधिकारी मेरे ऑफिस में बतौर ओएसडी तैनात था। सीबीआई को उसे तुरंत सख्त से सख्त सजा दिलवाए। ऐसे कई भ्रष्टाचारी अधिकारी मैंने खुद पिछले 5 साल में पकड़वाए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के ओएसडी की गिरफ्तारी, उसकी टाइमिंग निश्चित रूप से राजनीतिक कहीं ना कहीं कारण से ये हुई है, ऐसा दिख रहा है। कल चुनाव है, कल प्रचार बंद हुआ और जिस तरह से गिरफ्तारी चुनाव के 2 दिन पहले होती है, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास बीजेपी करती रही। उसी दिशा में एक कदम है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये राजनीतिक भावना से कार्रवाई की गई। हमारे सहयोगी दीपक रावत फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, हम नवाब मलिक को भी सुन रहे थे और मतदान से एक दिन पहले जो दिल्ली सरकार के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है उस पर सिसोदिया ने भले ही ट्वीट किया है, लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई है इस पर। जी, साफ तौर पर चुनाव से एक दिन पहले अगर इस तरह की गिरफ्तारी होती है तो इस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये साफ तौर पर ये कहना है कि 2015 में उनके साथ ओएसडी तैनात थे, उसके बाद से सिसोदिया के टच में नहीं थे और ऐसे सीधे तौर पर इसको मनीष सिसोदिया से जोड़ना साफ तौर पर गलत होगा, क्योंकि चुनाव के समय आप कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान पहुंचाया जा सके। मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी अब सामने आ चुका है, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2015 की बात है, उसके बाद ये जीएसटी इंस्पेक्टर रहा है, जीएसटी में रहे हैं। अब इन पे कार्रवाई अगर होती है तो इन पे अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के कई अधिकारियों को वो पहले भी सजा दिलवा चुके हैं और अगर इस तरीके से अगर कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो खुद भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी इस तरीके से पार्टी को चुनाव से पहले बदनाम करने की कोशिशों में लगी हुई है, जिससे कि इस पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, शायद उसमें कुछ तथ्य भी सामने रखे जाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के ओएसडी अगर रिश्वत ले रहे हैं तो इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं थी। ऐसे में मनीष सिसोदिया से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर शुरू हो गया, चुनाव से ठीक एक दिन पहले। बिल्कुल, तो दीपक रावत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ देर में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तथ्य रख सकती है। दिल्ली के एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए शख्स के आतंकी कनेक्शन को लेकर आईबी स्पेशल सेल के साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर जांच कर रहे हैं।
इस मामले में गिरफ्तार शख्स रविकांत से लगातार पूछताछ भी हो रही है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद भी इस शख्स को स्पेशल सेल में दिल्ली एयरपोर्ट से उस समय पकड़ा था जब वो बहरीन जाने की फिराक में था। गुजरात के गांधीनगर में गहनों की एक दुकान में बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूट की कोशिश की। गहनों की दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी के विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बताया गया कि बदमाशों ने 4 से 5 गोलियां चलाई थी। तो गहनों की दुकान में लूट की कोशिश की और ये तस्वीरें आप देखिए गांधीनगर से, जहां पर लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने वहां पर फायरिंग भी की और ये गहनों की दुकान में लूट की कोशिश की गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गुजरात के गांधीनगर में गहनों की एक दुकान में बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूट की कोशिश की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गहनों की दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी के विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बताया यह गया कि बदमाशों ने 4 से 5 गोलियां चलाई थी।